दोस्तों, आज जो कहानी हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं वो वर्ल्ड सिनेमा की अब तक की सबसे धांसू फिल्म मानी जाती है, क्योंकि ये कहानी एक ऐसी अनजान जगह से ताल्लुक रखती है जिसका ना धरती पर मौजूद किसी भी इंसान से लेना देना था और ना ही उनकी संस्कृति से। हमारे आपके बीच मौजूद दूसरी दुनिया की हकीकत से वाकिफ करवाती इस स्टोरी की सबसे कमाल बात तो ये है कि ना तो ये हिंदी में है और ना ही इंग्लिश में, बल्कि एक ऐसी अनजान भाषा में बनाई गई है जिसको समझने के लिए आपको दिमाग नहीं बल्कि जज्बातों की जरूरत पड़ने वाली है। और अंत में आपको खुद ब खुद मालूम पड़ जाएगा कि आखिर क्यों सिनेमा जगत में ऐसी मूवी दोबारा किसी डायरेक्टर ने बनाने की हिम्मत नहीं की। मूवी का नाम है अपोकलिप्टो और इसकी IMDb रेटिंग है 7.8। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी इस कहानी की शुरुआत झाड़ और झाड़ियों से भरे घने जंगल से होती है, जहां एक अनजान कबीला खुद को जिंदा रखने के लिए जंगल में शिकार कर रहा होता है। ये कबीला आम दुनिया से काफी अलग था। ना तो इनके पास कोई गन थी, ना ही बॉम्ब। इनका शिकार करने का अंदाज बिल्कुल उसी तरह से था जिस तरह से आज से सैकड़ों साल पहले आदि मानव का हुआ करता था। यहाँ तक कि इनका रहन सहन भी पुराने तौर तरीके का था। ये कबीला जंगल के कोने कोने से वाकिफ था, क्योंकि वही इनका घर था और इन्होंने हर जगह पर फंदे लगाए हुए थे। तभी जिस सुअर का ये शिकार कर रहे होते हैं उसका पैर एक फंदे से जा टकराता है, जिससे नुकीली लकड़ी के टुकड़ों से बना हुआ एक जाल सीधे जाकर सुअर को लगता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। अब ये सभी के सभी मौज मस्ती के साथ उस सुअर का चीरहरण कर रहे होते हैं। कोई उसके कलेजे को चखकर वाह वाह कर रहा था तो किसी को उसके लेग पीस में मजा आ रहा था। सभी बड़े ही चाव से शिकार के मांस का लुत्फ उठाकर एक दूसरे से हंसी मजाक करने लगे। इसी दौरान इन्हीं में से एक जागुआर पॉ को एहसास होता है कि झाड़ियों में उसके पीछे कोई छुपा है। वो फौरन खड़ा होकर पीछे मुड़ता है और उनसे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तभी हम देखते हैं कि झाड़ियों में से कुछ आदिवासी बाहर निकलते हैं और कहते हैं कि हमें बस यहाँ से गुजरने दीजिए, और तोहफे के तौर पर उनके सामने 4 बड़ी बड़ी मछलियाँ रख देते हैं। बदले में ये लोग भी सुअर का एक टुकड़ा उन्हें दे देते हैं। असल में जंगल में मौजूद इन जनजातियों के बीच ये एक तरीके का रीति रिवाज है। और फिर जंगल के बीचों बीच से बहुत ढेर सारे आदिवासी निकलते हैं और सभी वहाँ से जाने लगते हैं। मगर जागुआर की नजर में कुछ खटकता है, क्योंकि उनमें से अधिकतर बुरी तरह से जख्मी थे। वो उनसे पूछता है कि आखिर उन लोगों की ये हालत कैसे हुई। तो एक आदिवासी बोलता है कि हमारा कबीला तबाह हो चुका है और अब हम किसी दूसरी जगह पर जिंदगी की नई शुरुआत के लिए जा रहे हैं। जागुआर जानना चाहता था कि आखिर उनकी ये हालत किसने की। वो उनके पीछे जाने लगता है, पर उसके पिता फ्लिंट स्काई, जो कि इस कबीले के सरदार होते हैं, वो उसे ऐसा करने से मना कर देते हैं। जागुआर रुक तो जाता है, लेकिन उसका दिलो दिमाग इस बात की गवाही नहीं दे रहा था कि सब कुछ सही है। अब सभी लोग वापस अपने कबीले में लौटते हैं। यहाँ हर कोई उनके द्वारा किए गए शिकार को देखकर खुश होते हैं और रात में एक छोटा सा जश्न होता है। वहाँ पर सभी नाच गा रहे थे, सिवाय जागुआर को छोड़कर। वो अभी भी सुबह हुई उस घटना को नहीं भूल पा रहा था। उसकी प्रेग्नेंट पत्नी सेवन उसे अपने पास लेटाकर सुलाने की कोशिश करती है। सपने में जागुआर को वही आदमी दिखाई देता है जिसने उसे सुबह मछलियाँ दी थी। ये आदमी बुरी तरह से जख्मी था, उसका पूरा पेट कटा हुआ था, चारों तरफ कुत्ते भौंक रहे थे और वो चिल्लाते हुए उसे भगाने के लिए कहता है। इस भयानक सपने से जागुआर की नींद खुल जाती है, लेकिन जब वो अपनी आंखें खोलता है तो हकीकत में बाहर कुत्ते भौंक रहे होते हैं, जिससे वो घबराया हुआ होता है। वहीं पर हमें एक बेहद खतरनाक दिखने वाला आदिवासी दिखाई देता है। इसका नाम ज़ेरो वोल्फ होता है। ये अपने आदमियों के साथ इस जंगल में छुपा हुआ था और उसके एक इशारा करते ही उसके सभी आदमी मशाल लेकर एक एक करके बाहर निकलते हैं। इसी दौरान जागुआर को बाहर कुछ जलती हुई मशालें दिखती हैं और वो समझ जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। वो तुरंत अपनी पत्नी सेवन और बेटे टर्टल्स को लेकर बाहर निकलता है और उन्हें एक सूखे पड़े हुए कुएं में रस्सी के सहारे नीचे भेजता है। इसी बीच एक हमलावर जागुआर को देख लेता है और भागते हुए उसकी तरफ बढ़ता है। जागुआर को जल्दी जल्दी में रस्सी बीच में ही छोड़नी पड़ती है, जिसकी वजह से उसकी पत्नी को थोड़ी चोट भी लग जाती है, मगर वो ठीक होते हैं। वहीं हमलावर को भी मालूम पड़ चुका था कि उसकी पत्नी और बच्चे कुएं के अंदर हैं, इसलिए अब जागुआर के पास उस आदमी को जान से मारने के अलावा कोई भी चारा नहीं बचा था। अब जागुआर अपनी पत्नी से कहता है कि वो जल्दी ही उसके पास वापस आ जाएगा, अभी उसके लोगों को उसकी जरूरत है। सेवन उसे रोकती है और जाने से मना करती है, लेकिन जागुआर अपनी पत्नी को वापस आने का वादा करके वहाँ से चला जाता है। पर जब तक जागुआर वहाँ पहुँचता, उसका कबीला पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका था। सभी लोगों को बंदी बना दिया गया था, कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था, तो वहीं कुछ महिलाओं के साथ दरिंदगी भी की गई थी।
जागुआर वहाँ अपने लोगों को बचाने के लिए पहुँचता है, लेकिन तभी उसका मुकाबला होता है मिडिल आई से, जो अपने चाकू से उस पर हमला करता है। मगर जागुआर उसका चाकू पकड़कर उसी की तरफ मोड़ देता है। पर इससे पहले कि जागुआर मिडिल आई को मारता, यहाँ पर उनका सरदार जीरो वोल्फ आ जाता है और पीछे से हमला करके उसे भी बंदी बना लेता है। हालांकि मिडिल आई से अपनी ये बेइज्जती नहीं देखी जाती, इसलिए वो निहत्थे जागुआर को मारना चाहता है, लेकिन सरदार वोल्फ उसे ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि उसे जागुआर जैसे बहादुर योद्धा की जरूरत थी। यहाँ जागुआर बंदी बने अपने पिता की आंखों में आंखें डालकर उनसे माफी मांगता है कि वो उनकी मदद नहीं कर पाया। मिडिल आई उसे ऐसा कहते सुन लेता है और समझ जाता है कि यही उसके पिता हैं। इसलिए अपनी हार का बदला लेने के लिए वो जागुआर के सामने उसके ही पिता को मार डालता है। जागुआर उससे पिता को छोड़ने की लाख गुजारिश करता है, मगर मिडिल आई उसकी एक भी नहीं सुनता और इसके बाद वो जागुआर को भी मारकर बेहोश कर देता है। थोड़ी देर बाद जब जागुआर की आंखें खुलती है तो वो अपने सभी साथियों को बंदी बना देखता है और फिर उसकी नजर कुएं की तरफ जाती है, जहाँ पर उसकी गर्भवती पत्नी और बेटा छुपे हुए थे। तभी सरदार का बेटा कटरॉक उसे कुएं की तरफ देखते हुए देख लेता है और उसे दाल में कुछ काला लगता है। वो कुएं के पास जाता है और उसमें झांकता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता, क्योंकि सेवन और बेटा टर्टल एक छोटी सी जगह में छुपे हुए थे। कटरॉक को कुएं के अंदर जाती हुई एक रस्सी नजर आती है और वो उस रस्सी को काट देता है, यानी कि अब सेवन और उसके बेटे वहीं पर फंस चुके थे। इसके बाद अब ये लोग इन सभी को जानवरों की तरह एक लकड़ी से बांधकर एक अनजान सफर की तरफ ले जाते हैं। थोड़ी ही दूर पर इन्हें वो आदिवासी भी उनकी गिरफ्त में मिलते हैं, जिन्हें सुबह इन लोगों ने जंगल से जाने के लिए रास्ता दिया था। दरअसल इन खूंखार आदिवासियों ने इन्हें भी पकड़ लिया होता है और अब ये सब के सब एक लंबे सफर के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ पर इन्हें ठंडे पानी वाली नदियों को पार करना पड़ता है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से निकलना पड़ता है और फिर दिन रात के इस खतरनाक रास्ते को पार करने के बाद आखिरकार वो लोग उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर इन्हें पहुँचना था। ये जगह ढेर सारी लाशों से भरी हुई थी, जिसे देखकर ऐसा समझ में आ रहा था कि किसी महामारी ने इन्हें घेर रखा है। यहाँ पर एक बच्ची भी होती है जो उन खूंखार आदिवासियों को देखकर उठ खड़ी होती है और एक भविष्यवाणी करते हुए कहती है कि बहुत ही जल्द पवित्र समय आने वाला है और फिर दिन रात में बदल जाएगा। एक आदमी तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाएगा, इसके बाद तुम्हारा और तुम्हारे पूरे साम्राज्य का अंत हो जाएगा। अब ये सब यहाँ से आगे चले जाते हैं, जहाँ पर एक गाँव आता है। ये गाँव पूरा का पूरा मजदूरों से भरा हुआ था, सभी काम में लगे हुए थे। फिर आगे उन्हें एक भीड़ भाड़ वाले बाजार में ले जाया जाता है, जहाँ पर कबीले का सरदार जीरो वोल्फ एक आदमी से मिलता है, जो उससे पूछता है कि कितनी औरतें हैं। वो कहता है कि जितनी भी हैं सब बिल्कुल जवां और हसीन हैं, मुझे उनके अच्छे पैसे चाहिए। जिसके बाद बंदी बनी महिलाओं को वहीं बीच बाजार में बेच दिया जाता है और पैसे जेब में रखकर बाकी बचे लोगों को आगे एक कत्ल खाने में ले जाया जाता है। इस जगह पर बहुत भीड़ होती है, चारों तरफ ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं और लोगों की बलि दी जा रही होती है ताकि वो अपने भगवान को खुश कर सकें। ऐसे में जीरो वोल्फ अपने भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए एक बंदी को वहाँ पर बलि के घाट चढ़ा देता है। फिर वो जागुआर को भी आगे भेजता है, लेकिन जैसे ही पुजारी उसका दिल निकालकर ईश्वर को चढ़ाने जा रहे होते हैं, तभी आसमान में अचानक सूर्य ग्रहण लग जाता है। चारों तरफ अंधेरा हो जाता है, जिसकी वजह से पुजारी वहीं रुक जाता है और कुछ मंत्र पढ़ने के बाद उन सभी लोगों को एक दूसरी जगह ले जाया जाता है। ये एक खुला हुआ मैदान होता है, जिसके आगे झाड़ियाँ थी। अब इन सभी से कहा जाता है कि तुम लोग अगर अपने जंगल की ओर भागकर जा सकते हो तो चले जाओ। और जैसे ही वो लोग भागने के लिए आगे बढ़ते हैं, पीछे से सरदार का बेटा कटरॉक और उसके साथी एक एक करके उन लोगों पर तीर और चाकू चलाकर मौत के घाट उतार देते हैं। फिर बारी आती है जागुआर की। वो उसके साथ एक और बंदी को भागने के लिए कहते हैं। जागुआर के साथी को तो तुरंत तीर लग जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। एक तीर जागुआर को भी लगता है, जो कि उसकी पीठ के आर पार चला जाता है, लेकिन इससे उसकी मौत नहीं होती। तभी वहाँ कटरॉक आता है और वो अपने चाकू से जागुआर का खेल खत्म करने वाला होता ही है कि अचानक जागुआर अपने शरीर में लगे तीर की नोक को तोड़कर सरदार के बेटे की गर्दन को चीर देता है, जिससे उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जागुआर उन खूंखार आदिवासियों के बने इस प्रैक्टिस मैदान को उसी के बेटे के खून से रंगकर जंगल की तरफ बढ़ जाता है और एक पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ जाता है। अपने बेटे को इस तरह मृत देखकर जीरो वोल्फ का खून खौल जाता है और वो अपने आदिवासियों के साथ जागुआर को ढूंढने के लिए जंगल की ओर बढ़ जाता है। यहाँ वो लोग उसी पेड़ के नीचे से निकलते हैं जिसके ऊपर जागुआर छुपा हुआ था, लेकिन वो उसे नहीं देख पाते। तभी थोड़ी दूर आगे चलने पर जीरो वोल्फ की नजर अपने आदमी के कंधे पर लगे खून पर पड़ती है, जो कि उसका खून नहीं था।
यहाँ अब सरदार को समझने में देर नहीं लगती कि उसका दुश्मन जंगल के पेड़ों के पीछे नहीं बल्कि उसके ऊपर छुपा हुआ है। इसलिए अब वो सबके सब जागुआर को ढूंढने के लिए पीछे की तरफ मुड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिस पेड़ पर जंगली जागुआर बैठा हुआ था, वहीं उसके सामने एक जानवर जैगुआर का बच्चा टहल रहा होता है। लेकिन बुरा तो तब होता है जब उसकी माँ भी वहाँ पर पहुँच जाती है। अब जैगुआर उससे अपनी जान बचाने के लिए नीचे कूदकर भागने लगता है। मादा जैगुआर भी उसके पीछे पीछे उसका शिकार करने के लिए भागती है। इसी बीच वहाँ जीरो वॉल्फ का एक आदमी भी आ जाता है जो जैगुआर को मारने ही वाला होता है कि तभी बीच में पड़ने की वजह से मादा जैगुआर उसे कच्चा चबा जाती है, जिससे एक बार फिर से जैगुआर की जान बच जाती है। हालांकि अभी भी कबीले वाले उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे और भागते भागते रास्ता एक बहुत ही विशालकाय झरने के पास आकर खत्म हो जाता है, जहां से कूदने का मतलब था अपनी मर्जी से यमराज के दरवाजे को खटखटाना। लेकिन पीछे से आ रहे जीरो वॉल्फ और उसके आदमियों से बचने के लिए जैगुआर ये खुदकुशी करने को तैयार हो जाता है और बिना सोचे समझे फौरन झरने से छलांग लगा देता है। लेकिन किस्मत का तेज जैगुआर यहाँ भी बच जाता है और चलते चलते किनारे पर आ जाता है। यहाँ से वो ऊपर खड़े जीरो वॉल्फ और उसके लोगों को शेर की तरह ललकारता है, क्योंकि वो अब अपने जंगल में आ चुका था। इस जंगल में जहाँ पर वो रोजाना शिकार किया करता था, ये एरिया उसका था जिससे वो भली भांति परिचित था। वो चिल्लाकर जीरो वॉल्फ से कहता है कि ये जंगल मेरा है, यहाँ मेरे परदादा ने शिकार किया था, मेरे पिताजी ने भी यहीं पर शिकार किया था और मेरा बचपन भी यहीं पर शेरों की चमड़ियों को उधेड़ते हुए निकला है और आने वाले समय में मेरा बेटा भी यहीं पर शिकार करेगा। अगर तुम में दम है तो आ जाओ, एक एक करके तुम्हें देख लूंगा। ये सुनकर जीरो वॉल्फ के पीछे खड़ा एक आदमी उससे कहता है कि अब हमें इसका पीछा नहीं करना चाहिए और वापस चलना चाहिए, क्योंकि इसे यहाँ पर उस लड़की की याद आ चुकी होती है जिसने कुछ दिन पहले भविष्यवाणी की थी कि उन सभी का अंत एक आदमी की वजह से होगा जो उन्हें इस जगह से लेकर जाएगा और इसके बाद वो कभी भी वापस नहीं आ पाएंगे क्योंकि वो सभी मर चुके होंगे। लेकिन सरदार को अपने बेटे की मौत के बदले के आगे कुछ भी नहीं दिख रहा होता और वो फौरन उस आदमी के पेट में चाकू मार के उसका मुंह बंद कर देता है और फिर ये सभी खूंखार आदिवासी एक एक करके झरने से कूदने लगते हैं, जिनमें से एक आदमी की पत्थर से लगकर मृत्यु भी हो जाती है, लेकिन बाकी जिंदा बच जाते हैं। और अब वो लोग भूखे शेर की तरह जागुआर का पीछा करने लगते हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए जंगल के एक कोने से दूसरे कोने की तरफ जाता है और तभी अचानक वो एक दलदल में गिर जाता है। ये दलदल काफी जानलेवा होता है। इसमें जागुआर जितना बाहर निकलने की कोशिश करता है उतना ही अंदर धंसता जाता है, पर कुछ देर बाद वो किसी तरह से उस दलदल से बाहर निकलता है और जब वो बाहर निकलता है तो पूरी तरह से बदल चुका होता है। अपने आप को एक नजर से देखने के बाद वो खुद से कहता है कि मेरा नाम जैगुआर पॉ है, ये जंगल मेरा है, यहाँ बरसों से मेरे लोगों ने राज किया है, मुझे यहाँ से कोई मायका लाल नहीं भगा सकता। बस यहीं से जीरो वॉल्फ और उसके लोगों के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। वो उन्हें अलग अलग स्टाइल में मार रहा था। सबसे पहले वो एक आदमी के ऊपर मधुमक्खी का पूरा छत्ता छोड़ देता है, दूसरे को वो मेंढक के जहर से खत्म कर देता है और फिर उसके सामने आता है वो शख्स जिसने उसके पिता की जान ली थी, यानी कि मिडिल आई। मिडिल आई को देखकर जागुआर को अपने पिता की याद आ जाती है कि आखिर कैसे उन्होंने उसको लाड़ प्यार से पाला था। जागुआर को सामने एक हथियार दिखाई देता है, वो उसकी तरफ भागता है। वहीं दूसरी तरफ सामने से मिडिल आई उसे मारने के लिए आता है। दोनों एक दूसरे से टकराने वाले होते ही हैं कि जागुआर पैर के सहारे हथियार को उठाकर मिडिल आई का काम तमाम कर देता है। आखिरकार उसने अपने पिता का बदला ले लिया था। इतनी देर में अचानक बारिश शुरू हो जाती है, जिसे देखकर जागुआर को अपने पत्नी और बच्चे की याद आती है, क्योंकि वो कई दिनों से वहीं उसी कुएं में पड़े हुए थे और पानी की वजह से कुआं धीरे धीरे भर रहा था। वहीं सेवन के पेट में दर्द भी शुरू हो गया था, यानी कि गर्भपात का समय नजदीक आ चुका था। जागुआर किसी तरह से कुएं के पास पहुंच जाता है। वो अपने बीवी बच्चों को आवाज लगाता है जो कि आधे से ज्यादा पानी में डूब चुके थे। उसकी पत्नी कहती है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकालो, मगर जागुआर के लिए ये काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि अभी भी 3 आदमी बचे हुए थे और वो उसका पीछा करते करते वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जागुआर अपने बीवी बच्चों की जान बचाने के लिए कुएं से थोड़ा दूर रहता है ताकि वो लोग उन्हें ना देख पाएं, लेकिन वो दोनों आदमी उन्हें देख लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ कबीले का सरदार जीरो वॉल्फ जागुआर का पीछा कर रहा था। तभी ना जाने क्यों जागुआर रुक जाता है, जिससे जीरो वॉल्फ को और तीर चलाने का मौका मिल जाता है, जो कि सीधे जाकर जागुआर के दिल के ऊपर लगता है। इससे वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद वो सामने खड़े जीरो वॉल्फ को फिर से ललकारता है और निहत्थे खड़े जागुआर की तरफ जीरो वॉल्फ अपना चाकू लेकर दौड़ता है।
लेकिन तभी उसका पैर किसी चीज से टकरा जाता है। असल में ये कुछ और नहीं बल्कि एक फंदा होता है। जी हाँ, वही फंदा जिसे जैगुआर के कबीले वाले जंगल के कोने कोने में लगाकर शिकार किया करते थे, और आज इसमें जीरो वोल्फ फंस गया था। बस फिर क्या था, कुछ ही सेकेंड्स में उसका भी वही हाल होता है जो कहानी की शुरुआत में सुअर का हुआ था। और हम देखते हैं कि जीरो वोल्फ का शरीर नुकीली लकड़ियों से आर पार हो चुका था और यहीं पर जीरो वोल्फ दम तोड़ देता है। पर कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती, क्योंकि अभी भी 2 आदमी बचे हुए थे और उसके बीवी और बच्चे बेहद बुरी तरह से कुएं में फंसे हुए थे। जैगुआर उन लोगों को मारने के लिए जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो लोग उस पर हमला करते, उनकी नजर समुद्र से आ रहे अजनबी बड़े बड़े जहाज पर पड़ती है जो वहाँ पर लंगर डाल रहे होते हैं। ये दुनिया के दूसरे कोने से आए हुए यूरोपियन लोग होते हैं जिनके हाथ में क्रॉस का निशान भी होता है, लेकिन उनके जंगल में आने का क्या मकसद होता है ये उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता होता। इसलिए अब जैगुआर मौका देखकर वहाँ से सबसे पहले कुएं के पास आता है जहाँ पर उसकी पत्नी ने पानी के भीतर ही अपने बच्चे को जन्म दिया था। और अब जैगुआर अपने बीवी और बच्चों को बाहर निकाल लेता है। कुएं से निकलकर सेवन की नजर भी उन अजनबियों पर पड़ती है और जैगुआर से कहती है कि क्या हमें उन लोगों के पास जाना चाहिए, क्योंकि उनका कबीला खत्म हो चुका था और अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन जैगुआर को किसी पर भी भरोसा नहीं था, इसलिए वो अपनी पत्नी को वापस जंगल में जाने के लिए कहता है और कहता है कि वही उनके लिए सही रहेगा। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। हालांकि कुछ दशकों बाद इतिहास के पन्नों को पलटने पर हमें समझ में आता है कि आखिरकार जैगुआर का फैसला कितना सही था, क्योंकि ये सब यूरोपियन लुटेरे होते हैं जिनके हाथों में बंदूकों के साथ साथ उस वक्त के आधुनिक हथियार थे, और इसका सामना जंगल में रह रहे ये कबीले वाले बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे। असल में दोस्तों, अमेरिका के जंगलों में सबसे पहले माया सभ्यता के लोग ही रहते थे जो कई कबीलों में बटे हुए थे, लेकिन कुछ वक्त बाद यूरोपियंस ने आकर उन पर कब्जा कर लिया। और हमारी आज की ये कहानी उसी वक्त की है जो कि 2006 में बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।